Assalamu alaikum and good evening. Hope so. You are all आप सब ठीक होंगे जज़ाकल्लाह। बाकी लोग कहाँ पे हैं? बाकी लोगों को रिक्वेस्ट कर लें कि जल्दी से ज्वाइन कर लें। वालेकुम अस्सलाम। होप सो आप फाइन होंगी। जज़ाकल्लाह बेटा, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ओके। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बाकी लोगों को कहें ऑनलाइन आ जाएं प्लीज़, ताकि आज हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करना है अबाउट सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी थी। ऑल्सो आपके भी, आप लोगों की भी अच्छी गुजरी होगी। छुट्टियां आप लोगों ने एंजॉय की होंगी। और लास्ट लेक्चर होप्सो आप लोगों ने पढ़े होंगे मेरे, या बस छुट्टियां ही गुजार ली हैं ऐसे ही? पढ़ लेना था। उसमें से अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, लेक्चर के दौरान, लेक्चर के बाद, व्हाट्सएप पे अगर पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। और मैं सोच रहा था कि आप लोगों का एक क्यों ना क्विज़ कंडक्ट कर लिया जाए। वालेकुम अस्सलाम। होप्सो क्या कहते हैं आप लोग? एक क्विज़ हो जाना चाहिए मेरा ख्याल है। हमने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली हैं। एलिमन फेलियर भी कवर कर लिया है, और क्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कवर कर लिया है, शॉक भी कवर कर लिया है, यूरिनरी रिटेंशन भी कवर कर ली है। वालेकुम अस्सलाम। ओके गुड। रीड किया था तो समझ आई थी, या बस एवं ही स्लाइड्स देख ली थी? बस ठीक है, लिखा हुआ है। एनी हाउ गुड अगर आपने एफर्ट किया है तो। लेकिन सब लोगों को एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है यूएचएसएस वो पास करती नहीं है। और माइट भी अभी यूएचएसएस वो ऑनलाइन ही पेपर लेना स्टार्ट कर दे। ओके गुड। श्योर होना चाहिए डेफिनेटली। अच्छा, सो ओनली 8 पीपल्स आर ऑनलाइन। बाकी बाकी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कंफर्म कर सकते हैं आप लोग, या वो अपनी ड्यूटीज़ में बिज़ी हैं? क्योंकि आज हमने नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि जितने ज़्यादा अटेंडिंग होंगे आप लोग होंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को हो सकता है। दैट्स वाई वी हैव टू वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। तो उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। उससे पहले हम लास्ट जो लेक्चर लिया था आप लोगों ने रिगार्डिंग शॉक, अगर उसमें आपके पास क्वेरी है, इट्स ए पर्सनल क्वेश्चन ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो लास्ट लेक्चर लिया था उसके बारे में अगर कोई क्वेरीज है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं जब तक बाकी लोग ऑनलाइन नहीं हो जाते। लाइक क्या डिस्कस किया था? शॉप के बारे में डिस्कस किया था आई थिंक, है ना? अगर आप लोगों को थोड़ा सा हाउ टू नो हो तो डिस्कस कर लें शॉप के बारे में, इफ़ यू आर ऑल विलिंग। सर आवर टू स्टूडेंट कौन कौन है आइसोलेटेड? क्या वाकई कोविड-19 पॉजिटिव हैं? ओहो, कौन से हॉस्पिटल में है? अच्छा चलें, हम उन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको सून रिकवरी दे, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। हमारी नेक तमन्नाएं, कामनाएं, ये सारी चीज़ें उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह वो सून रिकवर हो जाएंगी। ओके।
ओके 10 हो गए, नंबर्स इंक्रीज हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएंगे बाकी। वालेकुम अस्सलाम। सना, सना आप तो यहाँ पे हैं, आइसोलेटेड कौन सी सना है? वाओ गुड, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस कि अगर आप एसिम्टोमेटिक भी रही हैं और रिकवर भी कर लिया है तो मीन के हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है आपके अंदर। यू आर सेव नाउ, जहाँ मर्जी घूमे भी रहें। ओके। वो सना, दूसरी सना कौन सी है जो कि आइसोलेशन में है? वेलकम बेटा। अच्छा दूसरी सना है, ओके गुड। सना सैफ, अच्छा सना सैफ हैं, ओके गुड। चलें हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं, अल्लाह करेगा जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। कौन से हॉस्पिटल में हैं? ओके गुड। मरियम वेलकम कि आपने आज ज्वाइन कर लिया है। मरियम लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? ओह आई एम फाइन थैंक यू मरियम। मरियम को पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। मरियम साथ वालों से पूछ रही होंगी कि मैंने क्या डिस्कस करना है। मरियम हमने शौक के बारे में डिस्कस किया था, आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो उसमें अगर कोई भी क्वारी है तो आप पूछ सकती हैं यहाँ पे। अच्छा बाकी ओनली 12 पीपल्स आर हियर, मीनिंग ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हम एक क्विज़ कंडक्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन क्विज़। तो आप डिसाइड कर दें शॉर्ट का क्विज़ लेना है या रीनल फेलियर का देना है। अगर तो शॉर्ट का देना है तो माइट भी आप लोगों ने शॉर्ट का पहले क्विज़ दिया हो। ओके गुड। और अगर आप लोगों ने देना है रीनल फेलियर का तो वो भी बता दें, दोनों में से एक टॉपिक आप लोग फाइनल कर लें और लेट मी नो। टाइम आप डिसाइड कर दें, इसी टाइम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ओके शॉर्ट का आपस में ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा और मुझे फाइनली टेक्स्ट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप में बता दीजिएगा कि आप लोगों का जो भी प्लान हो। ओके सर तंजील ने शॉर्ट का क्विज लिया है, लेकिन सर तंजील का जो था वो रिलेटेड टू ACCN था और मेरा रिलेटेड टू पैथ होएगा। एक चीज़ दूसरी, बाकी रीनल फेलियर ही शॉर्ट में से एक फाइनल करके मुझे आज या कल में बता दीजिएगा और क्विज रेडी है, सिर्फ ऑनलाइन शो करना होगा। ओके 14 लोग सर, बाकी लोग कब तक आ जाएंगे ऑनलाइन? रीनल फेलियर कंप्लीट डेफिनेटली हो गया है। रीनल फेलियर में हमने रीनल फेलियर पढ़ा था, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ा था और यूरिनरी रिटेंशन पढ़ा था। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो ये तीन चीज़ों का टेस्ट होगा अगर रीनल फेलियर लेंगे। अगर हम शॉक लेंगे तो शॉक की टाइप्स का टेस्ट होगा, उनकी पैथो का, उनकी मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट ज़्यादातर सब तंसील ने ले लिया होगा रिलेटेड टू ACN। और ओहो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा आप कैसी हैं अभी, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं क्योंकि आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, इसलिए आप सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इंशाल्लाह दुआ गो हैं कि आपकी सूनर रिकवरी हो जाए। ओके अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा वी हैव ओनली 2 मिनट्स, तो 17 पीपल्स आर वेरी गुड। तो बाकी अगर 2-3 और आ जाते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज़ आप लोगों ने उनको
ये टीच करना होगा कि हमने जो आज डिस्कस करना है। और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के बारे में, सीवीए के बारे में। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि कोई स्ट्रोक हो जाता है पेशेंट्स को, सीवीए हो जाता है या पैरालिसिस हो जाती है, और मोस्टली जो उसकी काज आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ था, पेशेंट को स्ट्रोक हो गया था। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ठीक हूँ, होप सो आप भी ठीक होंगी। बेटा ये लेक्चर के बाद इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मोस्टली आप लोग सुनते होंगे कि पेशेंट्स आया है, उसको सीवीए हो गया, स्ट्रोक हो गया है। तो आज जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो रिलेटेड टू सीवीए होंगी, रिलेटेड टू स्ट्रोक होंगी। और मोस्टली आप लोगों के पास जो पेशेंट्स आता है सीवीए के साथ, आप कहते हैं कि उसको पैरालिसिस हो गया है, कोई एरिया उसका पैरालाइज हो गया है, वो पार्शियल पैरालाइज भी हो सकता है, राइट साइडेड पैरालाइज भी हो सकता है, लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस भी हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा होता है कि जो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा था तो उसको हेमरेज हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा था तो उसके ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया है। तो ये वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि वो जो पेशेंट था वो सीवीए में चला गया है। और उसके अलावा हम उसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, लाइक मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकती है, इमरजेंसी कंडीशन में कैसे क्या मैनेजमेंट हो सकती है। इसके अलावा हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेल, और ओके, गुड। तो आप लोग 19 हो गए हैं, वेरी गुड। अच्छा, बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। आप लोगों में से बहुत, वेरी गुड आफ्टरनून, आप लोगों में बहुत से लोगों ने सीवीए के पेशेंट्स को डील किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। आपको क्या लगता है कि मोस्टली जो काज होती है सीवीए की क्या हो सकती है? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या लगता है कि सीवीए क्यों होता है? तो गैस करें कि क्या ऐसी वजह हो सकती है कि जो कि सीवीए को लीड कर रही होती है। बेसिकली सीवीए सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, स्ट्रोक है। अच्छा, ट्राई करें गैस करने की। हाइपरटेंशन, डेफिनेटली वन काज इज हाइपरटेंशन, अदर देन हाइपरटेंशन। ये तो मैंने ऑलरेडी बता रहा था कि अगर पेशेंट सीवीए के पास साथ आता है तो आप लोगों को वो बता रहा होता है। ओके, स्ट्रेस। चलिए मान लेते हैं लिटिल बिट स्ट्रेस भी हो सकती है, लेकिन इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस, हेमरेज। कहाँ पे हेमरेज? अच्छा, स्ट्रोक के अंदर हेमरेज होता है, उसकी सब टाइप है, तो भी डिस्कस करेंगे कि हेमरेज कहाँ पे हो सकता है। इंट्राक्रेनियल हो सकता है या इंट्रासेरिब्रल हो सकता है। ओके, स्कीमिक कंडीशन हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं, वेरी गुड, वैलिड पॉइंट है। स्कीमिक कंडीशन भी ऐसे। इसके अलावा इसके अलावा स्कीमिया, डेफिनेटली यस, स्कीमिया हो सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट स्कीमिया, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस। इसके अलावा हाउ टू नो होना चाहिए ना आप लोगों को कि जो चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो काइंडली बाकी लोग भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन हैं और लेक्चर ले रहे हैं तो आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना रिलेटेड टू सीवीए, रिलेटेड टू स्ट्रोक ओपिनियन दे सकते हैं कि इस वजह से हो सकता है, काज बता सकते हैं ये काज हो सकती है। लेकिन लेटर ऑन हम इसकी साइन और सिम्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल, ओके गुड, वन ऑफ द काज इज हाई कोलेस्ट्रॉल, डेफिनेटली यस हो सकता है। हाइपरलिपिडीमिया कह दें, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कह दें, ये भी हो सकता है। इसके अलावा ओके, आई थिंक ओनली 4 to 5 पीपल्स आर रिस्पॉन्डिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। इंटरनल ब्लीड भी हो सकता है। इंटरनल ब्लीड कहाँ पे होगा? अगर हम कहते हैं कि जीआई ब्लीड हो गया है, दैट इज आल्सो कम्स अंडर इंटरनल ब्लीड। तो डू यू थिंक कि इंटरनल ब्लीड से स्ट्रोक हो जाएगा? इंटरनल ब्लीड, इंटरनल कोई आर्टरी रैप्चर हो सकती है, वो ब्लीड कर सकती है। तो जो आप टर्म यूज़ कर रहे होते हैं ना उसको स्पेसिफाई किया करें, तो इजी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जिस तरह आप लोगों ने एक पहले हैमरेज के बारे में बताया था, अब हैमरेज हो सकता है उस बंदे का लिम्ब कट गया, अल्लाह माफ़ करे, या कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस वजह से उसकी कोई आर्टरी कट गई है तो ब्लीड हो रहा है, तो वो भी कम्स अंडर द हैमरेज। डायबिटीज़, डेफिनेटली डायबिटीज़ हो सकती है, वेरी गुड। इसके अलावा
ओके, स्मोकिंग डेफिनेटली ओके, स्मोकिंग वन ऑफ द लीडिंग काज इन द यूनाइटेड स्टेट, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट के अंदर हाइपरलिपिडीमिया और स्मोकिंग डेफिनेटली मेन काज है। हाँ ओके, तो इसके अलावा और क्या काज हो सकती है? चलें, शुड वी कंटिन्यू के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। फ़िलहाल आपको फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है। हम उससे पहले कि एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि बेसिकली ये स्लाइड हम बाद में रीड करते हैं। एक पहले आपको स्ट्रेस हो सकती है डेफिनेटली, उससे पहले कि हम आपको थ्रोम्बोसिस, यस डेफिनेटली हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। ओके, तो जो सेरेब्रल डिजीज़ हैं मेनली नंबर ऑफ़ डिसऑर्डर्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं बेसिकली सेरेब्रल सर्कुलेशन के बारे में। लेकिन ये जो दो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रोक आता है, दूसरा टीआईए आता है। अब जो टीआईए है वो उसको ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक कहा जाता है। अब मेनली ये जो दो चीज़ें हो रही होती हैं ना, इनका वजह क्या हो रही होती है? डिसरप्शन ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो हो रही होती है। एरिथमियाज हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई कार्डियोजेनिक काज है जिसमें अरिथमिया की वजह से अगर कोई एम्बोलाई मूव कर रहा होता है, थ्रोम्बाई मूव कर रहा होता है, एम्बोलाई बेसिकली मूव करके वो जाके सेरिब्रल ब्लड सप्लाई को कम कर देता है, कंप्रोमाइज़ कर देता है, तो वो काज डेफिनेटली हो सकती है। ओके वेल, हो सकता है अरिथमियाज डेफिनेटली। ठीक है, तो ये बता रहा था कि मेजर जो काज और मेजर जो दो प्रॉब्लम्स होते हैं ये सेरिब्रल वेस्कुलर डिजीज़ के अंदर, वन इज ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक जिसे टीआईए कहा जाता है, और दूसरा होता है स्ट्रोक। अब इनकी वजह में मेनली क्या हो रही होती है कि रिजल्ट्स इन डिसरप्शन ऑफ द सेरेब्रल ब्लड फ्लो, कि जो ब्लड फ्लो होती है ना उसके अंदर डिसरप्शन हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो की या सेरिब्रल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड फ्लो टूवर्ड्स जो ब्रेन है ना, वो मेनली टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं। सॉरी, को मैं क्लास ले रहा हूँ और मैं आपको, वालेकुम सलाम, मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ। अगर हम बात करें ना सेरिब्रल ब्लड फ्लो की या सेरिब्रल सर्कुलेशन के बारे में, तो हमें एक चीज़ का कंफर्म होना चाहिए कि जो ब्लड फ्लो टुवर्ड्स ब्रेन है ना, दैट इज़ मेनली सप्लाइड बाय टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। वन इज इंटीरियरली और वर्टिब्रल आर्टरीज पोस्टीरियरली। ओके, ये बात याद रखिएगा कि जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो मेनली टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इंटीरियरली और वर्टिब्रल आर्टरीज पोस्टीरियरली सप्लाई कर रही होती है। और ये जो सर जी स्लाइड्स नहीं, ओके बेटा, मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद स्लाइड्स मूव करेंगी। स्लाइड्स मैं बेसिकली आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन, सेरिब्रल सर्कुलेशन कैसे होती है, ताकि आप लोगों को जो सीवी है या स्ट्रोक है उसको समझना ईजी हो जाएगा। तो सिर्फ आप मुझे 2 से 3 मिनट दें, 2 से 3 मिनट में आप लोगों को मैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, सेरिब्रल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि स्लाइड्स पे पढ़ना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम स्लाइड से पढ़ लेते हैं बेसिकली, लेकिन ये एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, टर्मिनल ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, उसके बाद सेवरल आर्टरीज के अंदर ये डिवाइड हो रही होती है, लाइक आपकी आइज को सप्लाई कर रही होती है जिससे ऑप्थाल्मिक आर्टरी कहा जाता है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटर क्रोइडल आर्टरी, इंटर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी बेसिकली ये बन रही होती हैं। तो इस तरह इनकी ना जो ब्लड सप्लाई है वो सप्लाई जो ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई हो रही होती है। इसके अलावा मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से बेसिकली ये निकल रही होती हैं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती हैं, बेसलर आर्टरीज होती हैं और वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं। तो ये सारी जो आर्टरीज हैं ये मेनली ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है और एट द एंड सर्कल ऑफ विलस को सप्लाई कर रही होती हैं। ब्रांच पड़ी होती है बेसिकली, स्मॉल जंक्शंस होती हैं जो कि कम्युनिकेटिंग आर्टरीज भी बना रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्टिब्रल आर्टरीज की, तो ये सब क्लेनियन आर्टरीज से अराइज हो रही होती हैं और इंटर हो रही होती हैं फोरामीन इन द ट्रांसफर स्पाइनल प्रोसेस। अब मेरा ख्याल है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि इनकी अगर हम सप्लाई की बात करें तो कैसे कैसे ये सप्लाई कर रही होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि इसकी रेगुलेशन बेसिकली कैसे होती है। रेगुलेशन ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो, कि जो ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जा रहा है उसकी रेगुलेशन कैसे हो रही होती है। अच्छा, ये जो बुक है ना इसके अंदर वेरिएशन है। वेरिएशन ये है कि कुछ बुक कहती हैं कि ये 750 ml से लेके 900 ml पर मिनट आ रहा होता है ब्लड,
जो कि कुछ बुक ये कहती हैं कि 15 to 20% कार्डियक आउटपुट होती है रेस्टिंग पे, और कुछ बुक कहती हैं कि ये 22% होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं पोर्ट की, तो पोर्ट में लिखा हुआ है कि 750 ml पर मिनट जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्रेन को जा रही होती है, 750 ml पर मिनट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वो ये कहता है कि फोर्थ ये कहता है कि 1/6 ऑफ रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट, जिसमें 15% ऑफ कार्डियक आउटपुट है। अगर हम बात करते हैं गाइटन की, तो गाइटन कहता है कि जो उसमें 15 to 20% भी एक जगह पे लिखा हुआ है, 15 to 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट इज सप्लाई टू ब्रेन, और एक जगह पे 22% भी लिखा हुआ है। गाइटन की बात कर रहा हूँ, गाइटन के अंदर 15 to 20% भी लिखा हुआ है, और 15 to 20% कार्डियक आउटपुट का ब्रेन को रिक्वायर्ड होती है, और एक जगह पे 22% भी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं। ओके, तो मेनली क्या हो रहा होता है कि 750 ml पर मिनट, ये 1/6 ऑफ रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट, ये पोर्ट कह रहा है कि इतना ब्लड हमें ब्रेन को रिक्वायर्ड होता है। अब ये जो रेगुलेशन होती है ना ब्रेन को, ब्लड फ्लो की जो रेगुलेशन हो रही होती है, ये मेनली दो तरह से कंट्रोल हो रही होती है। पहली चीज़ होती है ऑटो रेगुलेशन, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिव हुए पड़े होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो रेगुलेशन क्या होती है। अच्छा, दूसरी जो होती है ब्लड फ्लो, वो जो कंट्रोल हो रही होती है वो लोकल मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेटाबॉलिक नीड। अब मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं। पहली चीज़ मैंने ये कहा है कि जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो रेगुलेशन है वो थ्रू सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन के थ्रू हो रही होती है, और दूसरी मैंने ये बताई है कि सर्टेन लोकल मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाती हैं जो कि लोकल मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग ब्रेन को सप्लाई कर रही होती हैं। दो चीज़ें। बैक से साउंड आ रही है, किस तरह की बेटे साउंड है? तो फैन, अच्छा देखिएगा, साउंड कंफर्म कीजिएगा, लाइक फैन ऑन, फैन की है या कोई वॉइस आ रही है, आवाज़ किस तरह की आ रही है। अच्छा, तो दो चीज़ें बता रहा था मैं आपको कि जो ब्रेन होता है ना, उसको ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 15% आप कार्डियक आउटपुट कह सकते हैं। अच्छा, बातें करने की आवाज़ आ रही है। ओके, हाँ ओके, अब नहीं आएंगी बातें, अब नहीं शोर आएगा इंशाल्लाह। ओके, मैं ये आपको बता रहा था कि ब्लड फ्लो के बारे में, कि जो रेगुलेशन ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो किस तरह हो रही होती है। कि ये जो फोर्थ है वो ये कहता है कि 750 ml या 1/6 ऑफ रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट ब्रेन को रिक्वायर्ड होता है। अब ब्रेन के अंदर ना रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। अब जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो दो तरह से होती हैं। एक होती है सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन, और दूसरी कंडीशन क्या होती है जिसमें लोकल रेगुलेशन हो रही होती है। और वो लोकल रेगुलेशन क्यों होती है? क्योंकि वो लोकली मेटाबॉलिक जितनी नीड होएगी उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं, लोकल हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाती हैं। ओके, तो जो सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन है उसको बेसिकली हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि ये एक एबिलिटी ऑफ ब्रेन होती है टू मेंटेन कांस्टेंट सेरिब्रल फ्लो, ब्लड फ्लो इंस्टेड ऑफ चेंजेस इन द सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर। ओके, अगेन बता रहा हूँ कि सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ये एक मैकेनिज्म है जिससे जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो मेंटेन हो रहा होता है। तो ऑटो रेगुलेशन, cerebral autoregulation is the ability of the brain to maintain its cerebral blood flow, constant cerebral blood flow despite of changes in the systemic arterial pressure। कि arterial pressure चाहे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही ब्रेन जो है उसको जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट में ब्लड चाहिए तो वो अपनी ये कांस्टेंट फ्लो को मेंटेन करने की एबिलिटी रखता है। दैट इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन। गॉट इट? होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब ये उसको अलाउ कौन कर रहा होता है? बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है, ये ब्लड फ्लो जितना भी आ रहा होता है ना लोकली मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर रहा होता है। अगेन सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है, ये जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो लोकली आ रहा होता है ना मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल करने के लिए उसको एडजस्टमेंट कर रहा होता है।
और ऑटो रेगुलेशन मेनली जो हो रही होती है इसके अंदर जो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 टू 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ओके, डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ बेटा। मैं ये बता रहा था कि जो सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन होती है is defined as the ability of the brain to maintain constant cerebral flow despite of changes in the systemic arterial pressure. Got it? ओके अब ये जो ऑटो रेगुलेशन होती है ना सेरिब्रल फ्लो की, ये एक स्पेसिफिक वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। आप इतना जल्दी ज्वाइन किया आपने। तो हम बात कर रहे थे कि रेगुलेशन ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो की, जिसमें मैं इनको ऑटो रेगुलेशन के बारे में बता रहा था। तो ऑटो रेगुलेशन, सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू मेंटेन कांस्टेंट cerebral blood flow despite of changes in the systemic arterial pressure also. You will got it. अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो ये जो डिमांड होती है ना, मेटाबॉलिक डिमांड है, बेसिकली इसकी वजह से जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है वो इस ब्लड फ्लो को रेगुलराइज कर रही होती है। ओके गुड, ठीक है। तो अब ये जो ऑटो रेगुलेशन होती है ना, मेरा ख्याल है मुश्किल हो रहा है आप लोगों को लिए, तो स्लाइड्स पे मूव कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि ये जो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है ना, ये 60 से लेके 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के दरमियान फॉल कर रहा होता है। ऑटो रेगुलेशन के अंदर जो ब्लड मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है, ओके नो प्रॉब्लम, तो जो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 से लेके 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में फॉल कर रहा होता है। लेकिन इसके अलावा जो टोटल सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है वो रिलेटिवली स्टेबल रहता है थ्रू आउट द मार्क्ड चेंजेस इन द कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट चेंज भी हो रहा है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो उसके उसके चेंज होने के बावजूद भी इसकी जो रेंज होती है ये कांस्टेंट रहती है ड्यू टू सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात सुनिएगा कि अगर ब्लड प्रेशर 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो जाता है तो जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो सवियरली कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। ओके, अगर यही मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बिलो 60 चला जाता है तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड प्रेशर है या जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो सवियरली कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। अगर हाई होना शुरू हो जाता है तो ये अपर लिमिट ऑफ ऑटो रेगुलेशन को क्रॉस कर चुका होता है। अब जैसे ये ऑटो रेगुलेशन की लिमिट को क्रॉस करता है ना, तो जो सेरिब्रल वेसल्स होती हैं ना उसको ये एक्सपेंड करवा देता है। यानी उसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है ना, जो उसकी इलास्टिसिटी है, रिकॉइलिंग की एबिलिटी है, उसको ख़त्म कर देता है, ज़्यादा एक्सपेंड करवा देता है। अब जैसे ज़्यादा एक्सपेंड होएंगी, जिस तरह हाइपरटेंशन के अंदर हो रही होती हैं, तो जो जैसे ये ज़्यादा एक्सपेंड करेंगी इनके अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म होएगी, तो एक टाइम आएगा कि ये ब्लड वेसल्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। जिस तरह आप पहले बता रहे थे कि हाइपरटेंशन इज़ द मेन काज। अगेन आप लोगों का पॉइंट वैलिड था, आप लोगों ने एग्जैक्टली सही बताया। तो इसमें ये होता है कि जब मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अबव चला जाता है तो उसके रिजल्ट में ये ऑटो रेगुलेशन नहीं हो रही होती। बेसिकली ऑटो रेगुलेशन की जो लिमिट है वो एक्सीड कर चुकी होती है। तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड वेसल्स ब्रेन के अंदर पड़ी होती हैं तो उनके अंदर ओवर स्ट्रेचेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा स्ट्रेच होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही वो ज़्यादा स्ट्रेच होएंगी तो एक टाइम आएगा कि वो ब्रस्ट आउट कर जाती हैं। जैसे ही ब्रस्ट आउट करेंगी तो वो ब्लीड हो सकता है, इंटरक्रेनियल है, इंटरसेरिब्रल है। तो ये आगे हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे हो सकता है। वेल इसमें हमने जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो पढ़ी है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो मैंने ये बताया है कि जो ब्रेन होता है उसको 750 ml पर मिनट या 15% ऑफ कार्डियक आउटपुट या 15 to 20% या 22% ऑफ कार्डियक आउटपुट हर टाइम रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन ए सेरिब्रल ब्लड सप्लाई। अब ये जो सेरिब्रल ब्लड सप्लाई है ना, ये मेनली दो तरह से कंट्रोल हो रही होती है। वन इज सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन और दूसरा जो होता है वो लोकल मैकेनिज्म जो कि मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ओके, क्या समझ नहीं आई?
जल्दी 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 बताइएगा, क्या समझ नहीं आई। अच्छा, तो जो सेरिब्रल बेसिकली कॉर्टेक्स होती है ना, ये सेरिब्रल ब्लड फ्लो को लोकली एडजस्ट करवा रही होती है। बेटा सेरिब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा होने से वेन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की, ऑटो रेगुलेशन की बात कर रहे थे। ऑटो रेगुलेशन में हमने ये बताया है कि सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है। ओके, वेरी गुड, definitely. So cerebral autoregulation we can define as the ability of the brain to maintain constant cerebral blood flow instead of changes in the systemic arterial blood pressure. ओके अब ये जो ऑटो रेगुलेशन है ना, इसके अंदर जो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है उसकी जो अप्रॉक्सीमेट रेंज है वो 60 से लेके 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। अब जब ब्लड फ्लो बिलो 60 चला जाएगा, बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी चला जाएगा, तो जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है बिकम सवेयरली कंप्रोमाइज्ड। एक चीज जब कम हो जाएगा, इन अदर कंडीशंस कि जब यही ब्लड फ्लो मीन आर्टीरियल ब्लड फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट में द अपर लिमिट ऑफ ऑटो रेगुलेशन विल बी कंप्रोमाइज्ड। ओके, और अब जब ऑटो रेगुलेशन की लिमिट से ये चीज़ें एक्सीड कर चुकी होती हैं, मीन के 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक, वो जो ब्लड वेसल्स थी, सेरिब्रल ब्लड वेसल्स थी, उसने एक स्पेसिफिक मैयर तक स्प्रेड होना था, एक्सपेंड होना था। लेकिन जब कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ब्लड ज़्यादा रहेगा उसके अंदर, तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी। अब कांस्टेंट जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उसकी जो इनर लेयर्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, वो उनकी हार्डनिंग होना शुरू हो जाती है, वो अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर बैठती हैं। और एक टाइम आता है जब प्रेशर ज़्यादा होएगा, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो कि मोर देन 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से एक्सीड करेगा, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये रैप्चर हो जाती हैं। अब जैसे ही वो रैप्चर होंगी तो कहीं पे भी वो उनका ब्लड जा सकता है, इंट्रासेरिब्रल हो सकता है। ओके, इसको हम मज़ीद देख लेंगे स्लाइड्स के ऊपर। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी हैं। इसके अलावा तीन ऐसी कंडीशंस होती हैं या मेटाबॉलिक तीन ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, होप सो आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत हाउ टू नो हो गया होगा, है ना। अब वो जो तीन फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करा रहे होते हैं। इसके अलावा पढ़ेंगे देन स्ट्रोक के बारे में, जिसे ब्रेन अटैक भी कहा जाता है, सीवीए भी कहा जाता है, और मोस्टली आप लोगों ने पेशेंट्स इनका इनकाउंटर भी आप लोगों से हुआ होगा। तो नॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू द ब्रेन ऑफ द एडल्ट पर्सन एवरेज, इफ द ब्लड प्रेशर बिलो 60 होगा तो तब भी इलास्टिसिटी कम हो जाती है? नहीं बेटा, इलास्टिसिटी स्ट्रेचेबिलिटी होती है। आपने एक रबड़ लेनी है, रबड़ को खींचना है, वो वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगी, ये उसकी इलास्टिसिटी है। अब जो ब्लड वेसल है उसके अंदर भी सेम यही इलास्टिसिटी पाई जाती है, स्ट्रेचेबिलिटी पाई जाती है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है ना तो वो एक्सपेंड कर जाती है। जैसे आपने फोर्सफुली रबड़ को खींचा है ना, वो एक्सपेंड हो गई है। आपने उसको नॉर्मल किया, रिलीज़ किया, प्रेशर रिलीज़ किया, तो वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है। सेम कंडीशन विद द ब्लड प्रेशर, सेम कंडीशन विद द ब्लड वेसल। जब उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होएगा ना तो वो एक्सपेंड कर जाएगी, लाइक ए रबड़ स्ट्रेच हो जाएगी। जब प्रेशर कम हो जाएगा ना तो वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगी। तो इलास्टिसिटी अगर कम हो जाती है तो वेन हम ये कह सकते हैं कि कोलैप्स हो सकती है, लेकिन इलास्टिसिटी कम नहीं होती। और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें जो ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली ज़्यादा रहता है, स्पेशली आप लोगों ने देखा हो कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब उसकी मेन काज भी यही होती है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की, कि उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी हार्डनिंग होना शुरू हो जाती है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेचेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो उनके अंदर जो वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन हो रही होती है वो नहीं हो रही होती। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन नहीं रहेगी तो ये जो ब्लड फ्लो है वो एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ मूव करना शुरू कर देता है, तो इसलिए उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा होता है। ओके,
अच्छा, नॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू द ब्रेन ऑफ द अडल्ट पर्सन एवरेज 50 to 65 मिलीमीटर पर 100 ग्राम्स ऑफ द ब्रेन टिश्यू पर मिनट रिक्वायर्ड होता है, जो कि 750 ml से लेके 900 ml पर मिनट, ये गाइटन कह रहा है, मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक है। और 15% ऑफ द रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट। ओके, अब जो पोर्ट है वो ये कहती है कि ये राउंड अबाउट 750 ml पर मिनट ब्लड रिक्वायर्ड होता है ब्रेन को सप्लाई करने के लिए, या 1/6 ऑफ द कार्डियक आउटपुट है। ओके बेटा, जो बैलून वाली बात है ठीक है, उसके अंदर भी इलास्टिसिटी होती है, लेकिन अगर बैलून को लंग्स के साथ आप कंपेयर करेंगे तो दैट विल बी ए वैलिड पॉइंट। ओके, अगर हम बैलून की बात कर लेते हैं बेटा, बैलून के अंदर जब टोटली आप एयर रिमूव करते हैं तब वो जाके कोलैप्स होता है। ओके, अगर उसके अंदर कुछ अमाउंट में एयर रह जाए, डू यू थिंक के इट विल बी कोलैप्स्ड? आई डोंट थिंक सो। ओके, इसी तरह अगर ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है लेकिन कम अमाउंट में है, हमने ये कहा था कि 60 से लेके 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये एक उसकी ऑटो रेगुलेटरी एबिलिटी है, लेकिन अगर कम हो गया है तो उसके अंदर ओपन तो है। आपने मोस्टली सुना होगा कि जी फ्लूइड अगर पेशेंट्स को लगाया है तो वो स्लो स्लो चला दें। अब वो स्लो स्लो चलाने का मकसद क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, KVO आई थिंक, कीप वेन ओपन। अब वो कीप, जो KVO है, कीप वेन ओपन के लिए वो स्लो स्लो आप उसको फ्लूइड दे रहे हैं। उसने क्या करना है? उस वेन को कोलैप्स होने से बचाना है। अगर तो कंप्लीटली ब्लड उसमें से है ही नहीं तो वी कैन से कि वो कोलैप्स हो जाएगी। अगर उसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है लेकिन उसका प्रेशर कम है या ब्लड का वॉल्यूम कम है तो वो कोलैप्स नहीं होने देगा। आई थिंक सो। ओके, तो 3 मेन फैक्टर्स होते हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। पहला फैक्टर ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तीसरा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अब जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, ये बुक कहती है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम डबल कर देते हैं अमाउंट तो ये ब्लड फ्लो को डबल कर देती है। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक पोटेंट स्टिमुलेटर फॉर वेजोडाइलेशन है, कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होएगी वहाँ पे ये वेजोडाइलेटरी इफेक्ट शो करेगी। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होएगी तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे इंक्रीज होएगा तो ये सेरिब्रल ब्लड फ्लो को डबल कर देगी। सपोज पहले 50 ml जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा है तो दैट विल बी 100 ml पर मिनट। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये सपोज उस एरिया के अंदर 300 ml जा रहा था नॉर्मली, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल ज़्यादा हुआ है तो ये 600 ml पर मिनट सेरिब्रल ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। ओके, तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा उतनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो इसीलिए जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अगेन ये सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगी, ताकि वहाँ पे जो एसिड अकमुलेट हो चुका है उसको एलिमिनेट किया जा सके। और आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वोलेटाइल एसिड, तो बेसिकली चाहे वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो, तो इनको एलिमिनेट करवाने के लिए जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाती है। तीसरी कंडीशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो गई है, जिस तरह आप कह रहे थे इस्कीमिया हो गया है, हो सकता है कि ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गई है, या सर्टेन अदर काज हो सकती हैं जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होएगी तो ब्लड फ्लो डबल इसलिए होएगा क्योंकि उस टिश्यू को सरवाइव करना होता है। बेटा क्या समझ नहीं आ रही? अच्छा, ये 3 फैक्टर्स हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी, सिंपल आप ये कह दें कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होएगा ना तो इस एरिया के अंदर सेरिब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को इलिमिनेट किया जा सके। शॉर्टकट।
दूसरा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये क्या करती है, ये जो वहाँ पे एसिड अकमुलेट हो रहा होता है हाइड्रोजन, उसको इलिमिनेट करने के लिए ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगी। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाती है, ऑक्सीजन कंप्रोमाइज हो जाती है, हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है, ब्रेन इस्कीमिया हो रहा होता है, तब भी जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाती है। गेट इट? ओके, तो सीवीए क्या है बेसिकली? अब हमने बात की थी कि भाई 3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करा रहे होते हैं, और हमने ब्लड फ्लो नॉर्मली जो ब्रेन को रिक्वायर्ड होता है वो भी हमने डिस्कस किया है। ब्लड फ्लो नॉर्मली जो कि 750 ml लिखा हुआ है, 750 ml से 900 ml पर मिनट है। बेटा लास्ट क्लास भी हुई थी आई थिंक, शॉक के बारे में आप लोगों ने अटेंड नहीं की होगी, तो इसलिए आप रिपीटेडली क्लास अटेंड करते रहेंगे तो ये आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ओके, अच्छा स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। इससे पहले कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी होती है। अब ये जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो था उसमें हमने ये कहा है कि वो ऑटो रेगुलेशन के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। उसके अलावा जो नॉर्मल अमाउंट रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन ब्लड फ्लो वो कितना होता है कि 750 ml से लेकर 900 ml पर मिनट है, या 15% साफ रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट, या 1/6 साफ कार्डियक आउटपुट। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के 2-3 नाम हैं, ठीक है। दूसरा मैंने ये बताया कि ऑटो रेगुलेशन के थ्रू मेंटेन हो रहा होता है, और ऑटो रेगुलेशन में जो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है वो 60 से लेकर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। 3 फैक्टर ऐसे बताए हैं जिसके अंदर जो ब्लड फ्लो टूवर्ड्स ब्रेन है वो इंक्रीज हो जाती है। पहला फैक्टर ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। दूसरा फैक्टर ये था कि अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तीसरा फैक्टर ये था कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। वेल, अब हमने बात करनी है स्ट्रोक की। ये स्ट्रोक कब होएगा? स्ट्रोक में ये होता है कि कोई फोकल डेफिसिट होना शुरू हो जाता है। फोकल डेफिसिट, stroke basically is a syndrome of acute focal neurological deficit from a vascular disorder that injures the brain tissue। ये मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पे जो स्लाइड्स पे डेफिनेशन लिखी हुई है इसको ले लें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ले लें, एक ही चीज़ है। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रोक बेसिकली क्या चीज़ है। स्ट्रोक इज़ ए सिंड्रोम ऑफ एक्यूट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कि ब्रेन के अंदर कोई एक एरिया है जहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ हुई है, और वहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ हो गई है। अब सुनिएगा अगेन, स्ट्रोक इज ए सिंड्रोम ऑफ एक्यूट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट फ्रॉम ए वेस्कुलर डिसऑर्डर। वेसल्स के अंदर कोई डिसऑर्डर आया है जिसने जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को सप्लाई करनी थी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, जिसकी वजह से ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ हुई है, और जो ब्रेन के सेल हैं उनकी इंजरी हो गई है, तो उसको कहा जाता है स्ट्रोक या ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। ओके, 3 कंडीशन बेटा वो होती हैं जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज, सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती हैं। पहली कंडीशन ये थी कि स्लाइड्स के ऊपर भी मेंशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर ज़्यादा हो गया तो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होएगा तो ये डबल कर देगी सेरिब्रल ब्लड फ्लो को, इसलिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से जल्दी एलिमिनेट किया जा सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वोलेटाइल एसिड है। मैं रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन बेटा। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो, तो दीज आर वोलेटाइल एसिड्स। तो जो एसिड्स होते हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जा रहा होता है वहाँ से, डबल ब्लड फ्लो करके, ब्लड फ्लो डबल सप्लाई करके, इसलिए कि वो वहाँ पे इंजरी ना काज कर दें। और तीसरी कंडीशन मैंने बेटा ये बताई है कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जैसे ही कम होएगी तो उस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो डबल हो जाएगा, ताकि वहाँ पे हाइपोक्सिया की कंडीशन ना प्रोड्यूस हो। ओके, तो अब आ जाए डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में इन्हें ये बता रहा था कि स्ट्रोक जो है ना एक सिंड्रोम ऑफ एक्यूट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। ओके, रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक इज अ सिंड्रोम ऑफ एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट
फ्रॉम ए वेस्कुलर डिसऑर्डर दैट इंजरीज द ब्रेन टिश्यू, कि वो ब्लड सप्लाई जो कि ब्रेन को रिक्वायर अमाउंट में चाहिए थी, जो कि 750 ml से लेकर 900 ml पर मिनट थी, उसको ब्रेन को रिक्वायर्ड थी, ब्रेन सेल को रिक्वायर्ड थी, लेकिन ब्लड वेसल के अंदर, वो ब्लड वेसल जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रही थी, उसके अंदर कोई चेंज आई है। चेंज आने की वजह से ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स ब्रेन कंप्रोमाइज हुई है, और वो कंप्रोमाइज ने क्या किया कि जो ब्रेन के सेल थे उनकी डेथ काज कर दी है, उसको कहा जाता है स्ट्रोक। समझ आइए? ओके, ब्लड सप्लाई हमारी ब्रेन को जा रही थी, ब्लड वेसल सप्लाई कर रही थी, और वो जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज हुआ है। कंप्रोमाइज होने के रिजल्ट में जो ब्रेन सेल है अगर उनकी डेथ हो गई है तो उसको कहा जाता है स्ट्रोक। अब इसको डिफाइन कर लें अपने वर्ड्स में कि स्ट्रोक इज ए सिंड्रोम ऑफ एक्यूट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। एक्यूट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का ये मतलब है कि स्पेसिफिक एरिया के अंदर न्यूरॉन्स की डेथ हो गई है, न्यूरॉन डैमेज हो गए हैं, और जो न्यूरॉन एक दफ़ा डैमेज हो जाते हैं तो वो परमानेंट लॉस होता है उनका, ये रीजनरेट नहीं करते। न्यूरोग्लिया होते हैं, बाहर सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो रीजनरेट कर जाते हैं, लेकिन जो न्यूरॉन्स हैं अगर एक दफ़ा इनकी डेथ हो जाती है तो ये रीजनरेट नहीं करते। ओके, तो डेफिनेशन की तरफ अगेन मूव कर लेते हैं कि मैं ये बता रहा था कि ब्रेन की स्ट्रोक क्या है या ब्रेन अटैक क्या है। बेसिकली कि एक सिंड्रोम ऑफ एक्यूट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट फ्रॉम ए वेस्कुलर डिसऑर्डर, कि ब्लड वेसल के अंदर कोई डिसऑर्डर आया है, चाहे ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो गया है, या ब्लड वेसल के अंदर कोई डैमेज हो गया है, या ब्लड वेसल के अंदर कोई प्लेक फॉर्मेशन हो गई है, जिसकी वजह से जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज़ हुई है। सेरिब्रल ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ होने की वजह से जो ब्रेन सेल थे उनकी इंजरी हो गई है, या उनकी डैमेज हो गई है, या ब्रेन सेल या ब्रेन टिश्यू की इंजरी हो गई है, या ब्रेन सेल डैमेज हो गए हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है स्ट्रोक। उस कंडीशन को कहा जाता है अटैक। उस कंडीशन को कहा जाता है सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ब्रेन अटैक की, तो मोस्टली आप लोगों का ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसका भी किया जा रहा होता है। अगर कोई पेशेंट्स आ रहा होता है ब्रेन स्ट्रोक के साथ या हार्ट अटैक के साथ आ रहा होता है, अब हार्ट अटैक के साथ अगर पेशेंट आ रहा है तो आप उसको ब्रेन के साथ क्या लेना देना है, ज़रा सोचिएगा। फिर एक पेशेंट्स आता है जिसको हार्ट अटैक हुआ था, तो उसका ब्रेन के साथ क्या लेना देना है। और जिस तरह ये एक हार्ट अटैक की कंडीशन है ना, सेम कंडीशन ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक की भी होती है, और ये एक इंडिकेटर दे रहा होता है कि इसको ब्रेन हेमरेज होने वाला है या स्ट्रोक होने वाला है। जो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक होता है ये लाइक ए हार्ट अटैक, हार्ट दिल का अटैक हो रहा होता है और वो ब्रेन का अटैक हो रहा होता है, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। ये एक दूसरे को मिमिक कर रहे होते हैं। मेनली दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं जिनमें हमने आगे इनकी सब क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है, जिनमें इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जो इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं ना वो मेनली कॉज्ड बाय इंटरप्शन ऑफ द सेरिब्रल ब्लड फ्लो, कि ब्लड फ्लो जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है उसके अंदर कोई इंटरप्शन आती है, इंटरप्शन आने की वजह से इस्कीमिया होएगा और इस्कीमिक स्ट्रोक होना शुरू हो जाता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 87% ऑफ ऑल द स्ट्रोक ये इनरोल हो रहे होते हैं, कि काउंट हो रहे होते हैं कि 87% ऑफ ऑल द स्ट्रोक जो स्ट्रोक हो रहे होते हैं उनमें इस्कीमिक स्ट्रोक मेनली है। और इस्कीमिक स्ट्रोक में ये होता है कि जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है, ये जो सेरिब्रल आर्टरी है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाती है, इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है। अब जो दूसरे हैं वो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं। रिमेनिंग जो 13% होते हैं उनको इस्कीमिक स्ट्रोक के होते हैं, ये 85% ऑफ ऑल द स्ट्रोक होता है। और जो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं वो 13% ऑफ ऑल द स्ट्रोक होता है। ओके, तो जो 10% होते हैं वो उसमें इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होते हैं, और 3% सबरेक्नाइड हेमरेज होते हैं। तो ये हम इनको वन बाई वन डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इनकी मेनली कॉज क्या हो सकती है, उसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है, उसके लिए भी डेटा रिस्क फैक्टर्स होती हैं। अब वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो एज हो सकती है, जेंडर हो सकता है, रेस हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, जिस तरह आप ऑलरेडी बता रहे थे कि डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, कार्डियक डिजीज़ हो सकती है, हाइपरकोलेस्टेरोलिनिया हो सकता है, हाइपरकोगुलोपैथी हो सकती है। तो ये सारी ऐसी कंडीशन हो रही होती हैं जिसमें
जो कि स्ट्रोक को लीड कर रही होती हैं, जो कि इटियोलॉजी कल फैक्टर्स होती हैं, और इनके अंदर मॉडिफाइएबल फैक्टर्स आते हैं, नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स आती हैं, बिहेवियरल मॉडिफाइफिकेशन फैक्टर्स आते हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। होप सो के एक छोटा सा ओवरव्यू था आप लोगों को समझाने के लिए कि स्ट्रोक होता बेसिकली कैसे है। तो कोई 10 to 15% अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो क्वाइट एनफ। तो अब हम इसको स्लाइड से प्रोसीड कर लेते हैं। ओके, द सडन डेथ ऑफ सम सेल ब्रेन सेल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब बात वही है कि जब ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलेगी तो उसके जो सेल हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है उनकी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और वो फोकल डेफिसिट के स्पेसिफिक एरिया के अंदर जितने न्यूरॉन्स डैमेज होंगे उसको फोकल डेफिसिट कहा जाता है। तो सडन डेथ ऑफ सम ब्रेन सेल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन व्हेन द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज इम्पेयर्ड। अब ये जो ब्लड फ्लो है टूवर्ड्स ब्रेन इम्पेयर्ड कैसे होगी? या तो ब्लॉकेज आ गई है, या फिर वो ब्लड वेसल रैप्चर हो गई है, या आर्टरी रैप्चर हो गई है। बेटा 4 PM ब्रेक दे दूंगा 15 मिनट के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। ठीक है, ओके। द सडन इसमें क्या होता है कि दो तरह से, या तो ब्लॉकेज हो गई है, अगर ब्लॉकेज नहीं हुई तो जो आर्टरी है वो रैप्चर हो गई है, ब्रेन आर्टरी वो रैप्चर हो गई है, तो उस वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ हुई है। ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होने के रिजल्ट में जो ब्रेन सेल है उनकी डेथ हो गई है, तो उसको कहा जाता है स्ट्रोक। तो CVA इज आल्सो रेफर टू एज स्ट्रोक और इट्स ए मेडिकल इमरजेंसी। और जिसके अंदर अब ये चीज़ें जो उसकी मूवमेंट्स हैं, जो उसकी सेंसेशंस हैं, जो उसके इमोशंस हैं, ये हमेशा इम्पेयर्ड उस वजह से होंगे कि जो उसका इफेक्टेड एरिया इम्पेयर्ड होएगा। इफेक्टेड एरिया के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जिस तरह राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर होते हैं, और जो है राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, ओके, तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये जो डेफिसिट है ये किस एरिया के अंदर है? अगर राइट साइड पे है तो डेफिनेटली बॉडी का लेफ्ट साइड इफेक्टेड होएगी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो फोकल डेफिसिट कहाँ पे है। और लॉस ऑफ फंक्शन वेरीज विद लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज। और ये जो लॉस हो रहा होता है ना, ये वेरी कर रहा होता है लोकेशन के ऊपर और डैमेज के ऊपर, कि कौन से एरिया के अंदर डैमेज हुआ है और उसने कितना एरिया डैमेज किया है। कौन से एरिया के अंदर डैमेज हुआ और कितना एरिया को डैमेज किया है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रोक आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। और इसके अंदर ये सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में जिसमें मॉडिफाइएबल फैक्टर्स होते हैं, नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स होते हैं, और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो मॉडिफाइएबल फैक्टर्स जिस तरह एज है, आप एज को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस तरह रेस है, जेंडर्स हैं, प्रायर स्ट्रोक अगर हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री में ये होता है कि हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन है, तो इसके लिए एक हमारे सर होते थे, वो ये एग्जांपल देते थे को कुछ लोग पानी पीते हैं तो उनको लग जाता है, कुछ लोग मटन भी खाते हैं तो उनका कुछ भी नहीं होता। तो सेम कंडीशन विद द फैमिली हिस्ट्री, कि अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर हाइपरलिपिडीमिया की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो ये जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हाइपरक्लोस्टोरीमिया है, तो ये फैमिली हिस्ट्री भी, उसको भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो जीन्स हैं, जेनेटिक मेकअप है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो फैक्टर्स हैं दैट आर नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स। उसके अलावा जो मॉडिफाइएबल फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हाइपरटेंशन है, अगर ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा रह रहा है तो उसको मेडिकेशन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हाइपरक्लोस्टोरीमिया है, वो डाइट लें जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम है। सर्टेन मेडिकेशंस हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रही होती हैं। इसी तरह डायबिटीज़ मेलाइटस है, चाहे टाइप 1 है, टाइप 2 है, डायबिटीज़ इंसाइडस है, स्टेशनल डायबिटीज़ है, वट एवर कोई भी डायबिटीज़ है तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। लाइक ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स दे रहे होते हैं, इंसुलिन दे रहे होते हैं। तो इसी तरह हाइपरकोगुलोपैथी है, अगर ब्लड क्लॉट बहुत जल्दी हो रहा होता है तो उसके लिए ब्लड थिनर दिए जा रहे होते हैं, जिसमें मेनली आप लोगों ने हेपरिन दी होगी पेशेंट्स को, लोप्रीन दे ले रहे होते हैं, डिस्प्रीन टाइप ले रहे होते हैं। तो क्या है कि इनको मॉडिफाई किया जा सकता है सर्टेन मेडिकेशंस के थ्रू। इस तरह कार्डियक डिजीज़ हैं, अगर हो सकता है हार्ट फेलियर का पेशेंट्स है, हो सकता है वेलवुलर डिजीज़ का पेशेंट्स है, हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, हो सकता है
सर्टेन अदर कंडीशंस हैं, कार्डिक टेम्पोनेट है, कार्डियोजेनिक शॉक है, या पेस मेकर का कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उनके अंदर पेस मेकर या टेम्परेरी या परमानेंट पेस मेकर डाल के कार्डिक आउटपुट को मेंटेन किया जा सकता है। अब कार्डिक डिजीज़ बेसिकली क्या कर रही होती है, कार्डिक डिजीज़ जितनी भी हैं मेनली कार्डिक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर रही होती। और हमने ये डिस्कस किया है कि हमें ब्रेन को जो नॉर्मल 15% या 15 to 20% कार्डिक आउटपुट सेरिब्रल ब्लड फ्लो के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर कार्डिक डिजीज़ होएगी तो डू यू थिंक कि वो ब्लड फ्लो जो कि हमें 750 ml पर मिनट रिक्वायर्ड है वो पूरा होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। अगर वो ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ कम हो जाएगा या कम ब्लड फ्लो हो जाएगा तो वहाँ पे इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा, और वो इस्कीमिया क्या करेगा, जो ब्रेन सेल हैं उनकी डेथ काज कर देगा। और हमने स्ट्रोक में भी ये डिफ़ाइन किया है कि एक ऐसा सिंड्रोम जिसके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल फोकल डेफिसिट हो जाता है, और वो काज क्या होती है कि ब्लड वेसल जो उसको सप्लाई कर रही होती है या तो वो रैप्चर हो गई है या उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है, चाहे वो ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है प्रॉब्लम या रैप्चर होने की वजह से ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो ब्रेन के जो सेल हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उसको हमने स्ट्रोक का नाम दिया है। इसके अलावा मॉडिफाइबल बिहेवियर फैक्टर्स होते हैं। अगर वो सिगरेट स्मोक करता है तो आप उसको बिहेवियरल मॉडिफिकेशन पे लेके आएँ, उसकी स्मोकिंग कट करवाएँ, या अगर वो 4 to 5 पैक पर डे ले रहा है उसको 1 to 2 पैक पे लेके आएँ, टेपर ऑफ करें। इसी तरह अल्कोहल को भी टेपर ऑफ करें कि अगर ज़्यादा ड्रिंक्स ले रहा है अल्कोहल को तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेके आएँ। इसी तरह अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहा है तो उसको और ऐसे सेफ डेज़ के बारे में इंकरेज करें। इसी तरह अगर स्मोकिंग अगर इस साथ बर्थ कंट्रोल पिल भी ले रहा है लेकिन साथ स्मोकिंग भी कर रही है फीमेल है तो उसको इनकरेज करें, मोटिवेट करें कि क्विट स्मोकिंग करे, बट पिल से अच्छा मूव करना शुरू कर दे। इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी है, अगर अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा खाता है बैठ रहता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिस तरह ओबेसिटी हो रही है या बहुत ज़्यादा ड्रग ओवर यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशन लेके आए। प्लीज़ ओके बेटा, हेमीस्फेयर का ये बात कर रहा था कि जो राइट हेमीस्फेयर होता है ना वो आपकी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो लेफ़्ट हेमीस्फेयर होता है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर प्रॉब्लम राइट हेमीस्फेयर के अंदर आएगा तो आपकी जो बॉडी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी है दैट विल बी इफेक्टेड। इसी तरह अगर राइट हेमीस्फेयर के अंदर प्रॉब्लम आएगा तो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी इफेक्ट होएगी। अगर इसके अपोजिट कर लें, जो हेमीस्फेयर अगर राइट के अंदर प्रॉब्लम है तो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी इफेक्ट होएगी, अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर है तो राइट साइड ऑफ द बॉडी इफेक्ट होगी। ओके, आप 15 मिनट की ब्रेक इंजॉय कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह विल कंटिन्यू। और अगर कोई क्वेरीज हैं किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी।
वेल आई एम बैक। होप सो आप लोगों ने चाय शाय पी ली होगी। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे रिस्क फैक्टर्स ऑफ द स्ट्रोक, जिसमें हमने मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है, नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है, और उसके साथ कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस किया है। इसके बाद हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो साइट्स ऑफ आर्टेरियल एंड कार्डियक abnormalities है। अब बेसिकली सोर्स ऑफ कार्डियोजेनिक एम्बोलाई, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि कार्डियोजेनिक अगर कोई भी एम्बोलाई आ जाता है, कार्डियोजेनिक कहीं से भी का कार्डिक साइड से ओरिजिनेट हो सकता है, लाइक वॉल्व से ओरिजिनेट हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो सकता है, कोई थ्रोम्बाई मूव करता हुआ वो आ सकता है, थ्रोम्बाई बन सकता है, कोई एम्बोलाई मूव करता हुआ आ सकता है, कोई एओर्टा के अंदर, कोई आर्क ऑफ एओर्टा के अंदर ब्लैक फॉर्मेशन हो सकती है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को इजेक्ट कर रहा होता है एओर्टा के अंदर, और एओर्टा क्या करता है, आगे ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर जाती है। अगर वही ब्लॉक कार्डियोजेनिक इशू से निकल रहा है, कार्डियोजेनिक साइड से निकल रहा है, हार्ट से निकल रहा है, तो ये क्या करेगा कि ये सेरिब्रल आर्टरी के अंदर जाएगा। अब जैसे ही सेरिब्रल आर्टरी के अंदर जाएगा तो हो सकता है वहाँ पे ये ब्लॉकेज काज कर दे, हो सकता है कि वहाँ ये सर्कल ऑफ विल्लस की ब्लॉकेज काज कर दे, हो सकता है कि सेरिब्रल आर्टरी अगर ब्लैक फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है तो आगे ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ करेगा, एज वेल एज जो ब्लड वेसल है उसको भी ये रैप्चर कर सकता है। ओके, तो इसमें कोई भी काज हो सकती है। अब आप उस टाइम आप बात कर रहे थे अरिथमिया की। अब हमने ये कहा था कि जब ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ में हमने ये कहा था कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अगर सपोज़ किसी वजह से कार्डियक अरिथमियाज हैं जो कि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर रहे, जब कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी ड्यू टू कार्डियक अरिथमियाज, तो क्या होगा कि ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स ब्रेन ड्यू ऑटो रेगुलेशन की वजह से मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर कार्डियक अरिथमिया सवेयर हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स ब्रेन मेंटेन नहीं हो रही, तो डेफिनेटली ये भी इस्कीमिया को लीड कर रही होती हैं। इसके अलावा पेनिट्रेटिंग आर्टरीज पड़ी होती हैं, इंट्राक्रेनियल आर्टरीज पड़ी होती हैं। तो ये पेनिट्रेटिंग आर्टरी की कोई डिजीज़ हो सकती है, उनके अंदर एम्बोलाई बनने के चांसेस होते हैं या थ्रोम्बाई बनने के चांसेस हो रहे होते हैं। उनकी नर्विंग हो सकती है, उनकी हार्डनिंग हो सकती है, और रैप्चर हो सकती हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर abnormalities आ सकती हैं तो दैट विल लीड टू stroke, that will lead to CVA, that will lead to brain attack। रेडियोलॉजी में बेसिकली क्या है कि जो ब्रेन होता है ना, इसको कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होती है ताकि जो इसके न्यूरॉन्स हैं वो फंक्शनल रहें। तो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन सेल्स दैट आर न्यूरॉन्स, तो इनको कंटिन्यूसली ब्रेन ब्लड और सॉरी ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई रिक्वायर्ड होती है। अगर किसी वजह से ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो जाता है तो उसके रिजल्ट में अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसने क्या करना होता है, इसने एटीपी जनरेट करनी होती है। लेकिन इसकी जनरेशन के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है और दूसरा ग्लूकोज चाहिए होता है। अगर इसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन मिलती रहेगी, कंटिन्यूसली ग्लूकोज मिलती रहेगी, तो दैट विल जनरेट एटीपी। अगर किसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही या उसको ग्लूकोज नहीं मिल रही, तो अल्टीमेटली दैट विल नॉट बी एबल टू जनरेट एटीपी। अब इसमें देखिएगा, जब ब्लड फ्लो इंटरप्टेड हो जाएगा टूवर्ड्स ब्रेन, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ चल रहा था, दैट विल स्विच्ड इनटू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो जब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक का मतलब है कि जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में कोई भी काम होगा तो दैट इज नोन एज एनारोबिक। ओके, तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो मीनिंग टू से कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है दैट इज़ कम्प्रोमाइज्ड, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो गई है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म जब होएगी तो उसके रिजल्ट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, लैक्टिक एसिड अकमुलेशन होएगी, पहले पैरुविक एसिड बनेगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये ब्रेन सेल्स के अंदर फटीग काज करेगा, और एट द एंड जब दैट विल नॉट बी रिवर्स, तो ये क्या करेगा, ब्रेन सेल की डैमेज काज कर देगा। इसमें भी इस लाइन्स में भी यही लिखा हुआ है, तब माइटोकॉन्ड्रिया विल स्विच
would switch to anaerobic respiration and as well as anaerobic metabolism, which generate large amount of lactic acid. अगर नॉर्मली क्या था, नॉर्मली जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ग्लूकोज भी मिल रही थी, उसको ऑक्सीजन भी मिल रही थी, तो एक नॉर्मल अमाउंट में ये सफिशिएंट अमाउंट के अंदर एटीपी जनरेट कर रहा था। तो जब उसको नॉर्मल अमाउंट में ना ऑक्सीजन मिल रही है ना ग्लूकोज मिल रही है, तो उसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड अकमुलेट होएगा, और लैक्टिक एसिड अकमुलेट होने की वजह से पीएच के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। और जैसे पीएच के अंदर चेंजेस आएंगी, जिस तरह हम बात कर रहे थे एसिड्स की, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होने की वजह से, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें जो पीएच के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, एसिड ज़्यादा कमुलेट हो रहा होता है, तो उसके रिजल्ट में जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपना जो नॉर्मल उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ एटीपी जनरेशन। वेल, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं न्यूरॉन्स के बैर मेम्ब्रेन, उसमें सोडियम पोटाशियम पंप पड़े होते हैं जिन्होंने एटीपीएस के साथ चलना होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होते हैं। तो जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें उस मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन करके सोडियम पोटाशियम पंप मेंटेन हो रहे होते हैं। जब एटीपी ही जनरेट नहीं होएगी तो वो सोडियम पोटाशियम जो पंप हैं वो फेल होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही सोडियम पोटाशियम पंप फेल होएंगे तो जो सेल का नॉर्मल फंक्शन था वो सीज हो जाएगा, जो सेल ने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना था वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो अल्टीमेटली एट द एंड क्या होगा कि सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें ये जो स्लाइड्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि जो न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म है इज अल्टर्ड इन 30 सेकेंड्स। अब देखिए कि इतना टाइम लिमिट नहीं है, हाफ मिनट के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर्ड हो जाता है, और जो मेटाबॉलिज्म है विद इन 2 मिनट्स स्टॉप हो जाती है, और जो ब्रेन सेल डेथ है वो 4 to 6 मिनट के अंदर हो जाती है। अब देखिएगा, अगर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो गई है, हो सकता है कार्डियक इशू की वजह से कोई एम्बुलाई मूव करके उसने ब्लॉकेज काज कर दी है, या कोई और काज है जिस वजह से जो सेरिब्रल ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई है, उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म है दैट विल बी ऑल्टर्ड विद इन 30 सेकेंड्स, हाफ मिनट के अंदर। और जो मेटाबॉलिज्म है दैट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म इनटू 2 मिनट्स, जिसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड अकमुलेट होएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी, और जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ 4 to 6 मिनट्स के अंदर हो जाएगी। और इसके पीछे जो मेन काज है उसकी आर्थरोस्क्लेरोसिस है, प्लॉक फॉर्मेशन है। और प्लॉक फॉर्मेशन किसी जगह पे भी हो सकती है, और वो प्लॉक अगर ट्रेवल करके सेरिब्रल ब्लड फ्लो या सेरिब्रल आर्टरी के अंदर कहीं पे आके डिसलॉग हो जाता है तो वो भी सेरिब्रल ब्लड फ्लो को कंप्रोमाइज कर सकता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस इज अ मेजर कॉज ऑफ स्ट्रोक, कैन lead to thrombus formation and contribute to emboli. Around the core area of ischemia is the border zone of reduced blood flow where the ischemia is potentially reversible. जो एक कोर एरिया ऑफ इस्कीमिया बॉर्डर, एक बॉर्डर जोन है जहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ भी होती है ना, तो उसके बाद अगर या वहाँ पे इस्कीमिया होता है तो अगर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो दैट विल बी रिवर्सिबल, उसको रिवर्स किया जा सकता है। अदरवाइज अगर किसी एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाता है, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इफ एडिक्वेट ब्लड सप्लाई कैन बी रिस्टोर्ड early, less than 3 hours, and ischemia cascade can be interrupted, then the less brain damage and neurological function will be lost. Exactly. अगर ब्लड फ्लो जो है एडिक्वेट ब्लड फ्लो विद इन 3 आवर्स के अंदर अगर हम रिस्टोर कर लेते हैं तो जो इस्कीमिया के स्केड्स हैं उसको रिवर्स किया जा सकता है, और ऐसी कंडीशन को TIA कहा जाता है, ट्रांसिएंट इस्कीमिया स्ट्रोक कहा जाता है। ट्रांजिक इस्कीमिक अटैक है, उसमें टेम्परेरी फोकल लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होती हैं कॉज बाई इस्कीमिया। जिस तरह कैड होता है, करोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, उसमें भी यही होता है कि करोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर करोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लॉकेज आने के रिजल्ट में जो कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर फटीग होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही उसका करोनरी आर्टरी के अंदर वो जो प्लाक बना था या ब्लड सप्लाई नॉर्मल करते हैं तो वो जो कार्डियक मसल है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। सेम कंडीशन विद द
ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक है। तो इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेरी फोकल लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, अगर इस्कीमिया होएगा तो इस्कीमिया की वजह से ये टेम्परेरी फोकल लॉस होता है। अगर इस्कीमिया रिवर्स हो जाएगा तो दैट विल आल्सो बी रिवर्स्ड। मेरी साल विद इन 3 to 24 hours, और मे बी ड्यू टू माइक्रो एम्बुलाई दैट टेम्परेरी ब्लॉक ब्लड फ्लो। माइक्रो एम्बुलाई की वजह से हो सकता है, जिसमें टेम्परेरी ब्लड फ्लो को ब्लॉक करना होता है, उसके बाद रिवर्स कर दिया जाता है। लेकिन ये सीवीए के लिए एक वार्निंग साइन होता है। उससे पहले हमें पता चल रहा होता है कि अगर ये TIA हुआ है, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक हुआ है, तो ये एक प्रोग्रेसिव वार्निंग साइन है टुवर्ड्स cerebrovascular disease. Hope so you are getting my points. ओके मरियम, यू आर वेलकम अगेन। अच्छा, इसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रोक था जो कि हमने डिस्कस करना है। बेटा आवाज़ आ रही है अब? ओके, इस्कीमिक स्ट्रोक है और हेमरेजिक स्ट्रोक है। मेनली हमने 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है, और बाकी जो इसकी है ना सब टाइप्स हैं। इस्कीमिया के अंदर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो सकता है, एम्बुलिक स्ट्रोक हो सकता है, और हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर हेमरेज जो है किस जगह पे हो रहा है। अगर तो इंट्रा सेरिब्रल के अंदर है तो उसको इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज कहा जाता है। अगर सब रेक्नाइड स्पेस के अंदर है तो उसको सब रेक्नाइड हेमरेज कहा जाता है। लेकिन जो हेमरेज होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है। ओके वेल बेटा, इससे पहले वाली स्लाइड में ये है, ये ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक की बात कर रही हैं। इसमें यह होता है कि ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर कि इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया किसी ब्लॉकेज की वजह से अगर सेरिब्रल ब्लड फ्लो के अंदर कमी आई है, जिसकी वजह से जो ब्रेन सेल है उनके अंदर टेम्परेरी फोकल लॉस आया है, लेकिन आपने उसके ब्लड फ्लो को ठीक किया है, इस्कीमिया को रिवर्स किया है, तो वो जो टेम्परेरी फोकल डेफिसिट था वो ठीक हो गया, तो उसको TIA कहा जाता है। इसी तरह इसके एग्जांपल ऐसे दी गई है कि जिस तरह कैड है, करोनरी आर्टरी डिजीज़ है, फिर करोनरी सर्कुलेशन के अंदर कोई एम्बोलाई आया है जिसने करोनरी आर्टरी को ब्लॉक किया है। ब्लॉक होने की वजह से जो कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर फटीग हुई है, लेकिन वो उसको आपने रिवर्स कर लिया है। जो ब्लॉकेज थी उसको ख़त्म कर दिया है, या जो माइक्रो एम्बोलाई आया था उसको आपने डिसॉल्व करवा दिया है, जिसने टेम्परेरी ब्लॉक किया था, और उसके बाद जो ब्लड फ्लो है वो रिवर्स हो गई है, नॉर्मल हो गई है अगेन, तो उसको कहा जाता है TIA, ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक। मेनली ये 3 से 24 घंटे के अंदर अंदर रिवर्स हो जाता है। ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इस्कीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक। तो हेमरेजिक स्ट्रोक जो होता है ना, ये स्पॉन्टेनियस होता है। अब ये हेमरेज कैसे हो रहा होता है, जिस तरह मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहा था। ओके, TIA वाल से पहली स्लाइड्स में बेटा कुछ भी नहीं है। TIA स्लाइड्स में बेटा ये टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म जो है 30 सेकेंड्स में अल्टर होता है। 2 मिनट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। 4 to 6 मिनट्स के अंदर सेल डेथ हो जाती है। आर्थरोस्क्लेरोसिस इसकी मेजर काज है। बस इसके अलावा इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। इस्कीमिक में थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक स्ट्रोक है, और मैं बता रहा था आपको हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में। तो हम इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि जब मीन आर्टेरियल ब्लड फ्लो जो कि 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से एक्सीड कर जाता है, तो ये क्या करता है कि इलास्टिसिटी या स्ट्रेचेबिलिटी या ब्लड वेसल लॉस कर बैठते हैं। तो जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होएगा तो उस टाइम ये ब्लड वेसल जो है ये रैप्चर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस इसलिए कहा जाता है कि ये स्पॉन्टेनियस रैप्चर हो रही होती हैं। अगर इंट्रासेरिब्रल है या सब रेक्नाइड स्पेस के अंदर ब्लीड हुआ है तो उसको, ये मैं आके स्लाइड्स पे आपको विद पिक्स शो करवा देता हूँ।
अब ये देखिएगा कि मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में मेनली थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, एम्बोलिक स्ट्रोक है और हेमरेजिक स्ट्रोक है। अब हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, वन वाज एम्बोलाई की वजह से या थ्रोम्बाई की वजह से। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एम्बोलाई एंड थ्रोम्बाई? ओके। अब जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, ए बर्स्ट blood vessels may allow blood to seep into and damage brain tissue until clotting shuts off the leak. अगर कोई स्पॉन्टेनियसली ब्लड वेसल रैप्चर हुई है, रैप्चर होने के रिजल्ट में उसने ब्रेन के अंदर ब्लड अकमुलेट होना शुरू हो गया है, और तब तक होता रहा है जब तक कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट नहीं हुआ, और उसने वो जहाँ से ब्लड ब्लीड हो रहा था, जो ब्लड वेसल रैप्चर हुई थी, उस कोगुलेशन नहीं हुई। अगर ये सारा मैकेनिज्म चलता रहेगा, जो ब्लड है या ब्लड वैसा रैप्चर होने के बाद ब्लड ब्रेन के अंदर या ब्रेन टिश्यू के अंदर स्वीप करता रहेगा, तो उसको कहा जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक। ओके। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन हैं, एन एम्बोलाई में होता है कि एन एम्बुलेंस इज ए ब्लड क्लॉट और अदर डेब्रीज सर्कुलेटिंग। ओके, एम्बोलाई मूव करता है, वेरी गुड। In emboli stroke, vessels is completely blocked. Okay. Emboli stroke and embolus is a blood clot or other debris circulating in the blood when it reaches in the artery in the brain that is too narrow to pass, and it lodges there and blocks the blood flow. Definitely आप लोगों ने एम्बोलाई के बारे में सही डिस्कस किया है, ये कम्प्लीटली बेसिकली ब्लॉक कर देता है। और जो थ्रोम्बाई होता है ना, थ्रोम्बाई ये होता है कि सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस इज ए नर्विंग ऑफ आर्टरी बाई फैटी प्लेक या फैटी डिपॉजिट्स, जिसको प्लॉक कहा जाता है। अब ये जो प्लॉक कैन कॉज ए क्लॉट टू फॉर्म विच ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरी। अब इसमें से जो पार्शली ब्लड है वो फ्लो हो रहा होता है, लेकिन एम्बोलाई ने क्या किया, हो सकता है कि ये जो क्लॉट बना था ये हाइपरलिपिडीमिया की वजह से बना था, हो सकता है कोई और डेबरी मूव कर रही थी, वो वहाँ पे उसने आके जो आर्टरी थी वो ऑलरेडी नैरो थी, नैरो होने के रिजल्ट में उसने कंप्लीट आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है। तो ये इसको एम्बोलिक स्ट्रोक कहा जाता है। और थ्रोम्बाई में जो सेरिब्रल थ्रोम्बाई है वो बेसिकली जो आर्टरी होती है, सेरिब्रल आर्टरी, उसको नैरो कर देता है या उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ कर देता है। अब इस तरह की अगर थ्रोम्बाई की वजह से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो रही है तो आगे वाले एरिया के अंदर स्कीमिया होना शुरू हो जाता है, स्कीमिया होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको स्कीमिक स्ट्रोक भी कहा जाता है। अगर हम प्रीवियस स्लाइड्स पे देखेंगे तो उसमें चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि जो स्कीमिक स्ट्रोक है उसके अंदर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है और एम्बोलिक स्ट्रोक है। अब दोनों ने क्या करना होता है, दोनों ने स्कीमिया काज करना होता है। और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके अंदर स्पॉन्टेनियस हेमरेज हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो रहा होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक है। और ये जो दो टाइप्स हैं ये स्कीमिक स्ट्रोक के दो टाइप्स हैं। वेल, इसके अलावा इस्कीमिक स्ट्रोक, दिस इज द लॉस ऑफ फंक्शन इन द ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेड ब्लड सप्लाई। डेफिनेटली कि जब इस्कीमिया होएगा कोई ब्लॉकेज, चाहे वो एम्बोलाई की फॉर्म में है या वो थ्रोम्बाई की फॉर्म में है, तो जो ब्लड सप्लाई टू फॉरवर्ड एरिया है या टू नेक्स्ट एरिया है वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। Results of inadequate blood flow to the brain due to partial or complete occlusion of the artery, जिसको cerebral infarction कहा जाता है, ये बेसिकली ischemic stroke होता है। 85% ऑफ द ऑल स्ट्रोक कंस्टिट्यूट्स कर रहा होता है, अगर इसको काउंट किया जाए तो 85% होता है, 85 to 87% बुक्स में मेंशन किया गया है। Most patients with ischemic stroke do not have a decreased level of consciousness in the first 24 hours। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसके अंदर ischemic stroke हो रहा है तो जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं उसमें वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर रहा होता है, उसका डिक्रीज नहीं होता। और सिम्टम ऑफर वर्सन्स ड्यूरिंग फर्स्ट 74 आवर्स विद द सेरिब्रल एडीमा। और जब सेरिब्रल एडीमा अकर हो रहा होता है तो 72 आवर्स में उनकी सिम्टम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर डिटोरिएशन आना शुरू हो जाती है। ओके। दूसरा इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है। थ्रोम्बोसिस अकर्स इन रिलेशन टू इंजरी टू द ब्लड वेसल वॉल, जिसमें ब्लड क्लॉट हुआ था या ब्लड वेसल्स रैप्चर हुई है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट अकमुलेट हो गई है, ब्लड क्लॉट कोगुलेशन होना शुरू हो जाएगी है।
or resulting from thrombosis or narrowing of the blood vessels. Most common cause of stroke है, two-thirds are associated with HTN and diabetes, hypertension or diabetes, often preceded by the TIA. TIA हुआ था already, जो कि एक indicator है towards ischemic stroke का, thrombotic stroke का. तो ट्रांजिक ischemic stroke हुआ था, लेकिन वो रिजॉल्व हो गया, लेकिन वो उसने एक इंडिकेटर दे दिया है कि इसको स्ट्रोक नहीं होना है. दूसरा होता है एम्बोलिक स्ट्रोक, एम्बोलाई की वजह से. एम्बोलिस क्लॉज इन एंड अक्लूड से सेरिब्रल आर्टरी, जिसने सेरिब्रल आर्टरी को क्लूड किया होता है, और रिजल्ट्स इन इन्फेक्शन एंड एडिमा ऑफ द एरिया सप्लाइड बाय द वेसल्स. सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक है, मेजॉरिटी ऑफ एम्बोलाई ओरिजिनेट इन द हार्ट, जिसे हम कार्डियोजेनिक ओरिजिनेशन कह रहे थे, कार्डियोजेनिक कॉज कह रहे थे, ये कार्डियोजेनिक ओरिजिन कह रहे थे. with the block breaking off from the एंडोकार्डियम एंड इंटरिंग द सर्कुलेशन. अब एंडोकार्डियम से ओरिजिनेट हो रहा है, वाल्व से ओरिजिनेट हो रहा है, वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसके रिजल्ट में ये जैसे ही हार्ट क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा टू मेंटेन कार्डिक आउटपुट, तो वो ब्लड सप्लाई का हिस्सा बनेगा. अब ब्लड सप्लाई का जैसे ही हिस्सा बनेगा तो वो मूव करता हुआ सेरिब्रल आर्टरी के अंदर जा सकता है. जैसे ही सेरिब्रल आर्टरी के अंदर जाएगा तो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है उसको कंप्रोमाइज़ कर देगा. ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होएगी तो अगेन इस्कीमिक स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं. एसोसिएटेड विद सर्टन रैपिड अकरेंस ऑफ सवेयर क्लिनिकल सिम्टम्स होना शुरू हो जाती हैं. पेशेंट्स यूजुअली रिमेन कॉन्शियस ऑल्दो मे हैव ए हेडेक, और पेशेंट्स को हेडेक हो रही होती है लेकिन पेशेंट्स कॉन्शियस रह रहा होता है. इसके अलावा हेमरेजिक स्ट्रोक है. हमने पहले दो चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें इस्कीमिया के बारे में हमने डिस्कस किया है. इस्कीमिया में हमने ये डिस्कस किया कि ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है, ब्लॉकेज हो गई है किसी एरिया के अंदर, सेरिब्रल आर्टरी के अंदर, चाहे वो थ्रोम्बाई है चाहे वो एम्बोलाई है. अब दूसरी जो टाइप्स है उसके अंदर हेमरेजिक स्ट्रोक है, हेमरेज हो गया है. Hemorrhagic stroke are caused by the bleeding into the brain tissue itself or into the subarachnoid space or ventricles. ब्रेन के अंदर ब्लीड हो रहा है, ब्रेन या ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लीड हो रहा है, या सब रेक्नाइड स्पेस के अंदर ब्लीड हो रहा है, तो उसको कहा जाता है हेमोरेजिक स्ट्रोक. और ये 15% या 13 to 15% ऑफ ऑल द स्ट्रोक्स अप्रॉक्सीमेटली अकाउंट किया जाता है. अब जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, आवाज़ें आ रही हैं. अच्छा बेटा अब नहीं आएंगी. ओके, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये होता है कि ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन कॉज बाय द रैप्चर ऑफ द वेसल. अगर ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल रैप्चर हो गई है तो इंट्रा सेरिब्रल के अंदर अगर ब्लीड हो रहा है तो उसको कहा जाता है इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज. इसकी जो मेन कॉज होती है वो हाइपरटेंशन होती है, और जब मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एक्सीड कर देता है मोर देन 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो ब्लड वेसल्स अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर चुकी होती हैं. तो उसके बाद जैसे इलास्टिसिटी उनके लॉस हो चुकी होती है, ब्लड प्रेशर जैसे एक्सीड करता है तो वो ब्लड वेसल रैप्चर कर जाती है. commonly occurring during activity, often a sudden onset of symptoms that progressive over minutes to hours because of ongoing bleed. अब जैसे ही ब्लीड स्टार्ट होती है तो उसके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे ब्लीड ज़्यादा हो जाता है तो जो सिम्टम्स हैं वो वर्स होना शुरू हो जाती हैं. और ये वो कंडीशंस हैं जो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज है, इसके साथ जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो ये बताते हैं कि उनकी जो पास्ट हिस्ट्री थी वो हाइपरटेंशन था, उनको डायबिटीज़ थी. तो मेनली जो इस पे कॉज है वो हाइपरटेंशन की है, जिसमें जो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से एक्सीड कर जाएगा. जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो चुकी होती है, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल हो चुकी होती है. जैसे ही प्रेशर एक्सीड करेगा तो ब्लड वेसल रैप्चर हो जाएगी. मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, इसमें हेडेक होएगा, नोज़िया, वोमिटिंग होएगा, और डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. और डेफिनेटली अगेन उसका अगर ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे तो वो हाइपरटेंशन का ही पेशेंट डायग्नोस्ड होगा. ये दो जगह हैं जहाँ पे सब रेकनाइड अगर हेमरेज है तो सब रेकनाइड स्पेस के अंदर हो रहा होता है, और अगर इंट्रास सेरिब्रल हेमरेज है ये वेंट्रिकल्स के अंदर भी हो सकता है, ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, ब्रेन टिश्यू में किसी जगह पे भी हो सकता है. ओके
दूसरी जो टाइप्स है उसको सब रेकनाइड हेमरेज कहा जाता है, ब्लीडिंग इनटू द सब रेकनाइड स्पेस। अब सब रेकनाइड स्पेस के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको सब रेकनाइड हेमरेज कहा जाता है। अब ये सब रेकनाइड स्पेस बेसिकली क्या चीज़ है? द एरिया बिटवीन द एरेक्नाइड मेम्ब्रेन एंड द पिया मैटर सराउंडिंग द ब्रेन। ब्रेन के बाद जो लेयर्स होती हैं जिसमें एरेक्नाइड मैटर है, पिया मैटर है, एरेक्नाइड स्पेस है, ये एरेक्नाइड मेम्ब्रेन है, उनके दरमियान जो स्पेस होती है ये एरेक्नाइड मेम्ब्रेन होती है, उसको कहा जाता है एरेक्नाइड स्पेस। तो कॉमनली कॉज बाई रैप्चर ऑफ सेरिब्रल एनोरिदम। ये जब सेरिब्रल एनोरिदम में ये होता है कि अब नॉर्मल डेलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती है, सेरिब्रल ब्लड वेसल जो है उनकी अब नॉर्मल डेलिटेशन हो जाती है। अब ये अब नॉर्मल डेलिटेशन कैसे होती है कि जब ब्लड फ्लो उस एरिए के अंदर ज़्यादा रहता है ना, तो ये परमानेंटली डायलेट कर जाती हैं, जिसको हम कह रहे थे कि स्ट्रेचेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो जब परमानेंटली डायलेट रहती हैं तो जैसे ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा तो वो रैप्चर होना शुरू हो जाती हैं, और इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इवन के जो एंडोथीलियम होती है या ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका मीडिया होता है, वो भी रैप्चर हो चुकी होती हैं, उनकी भी इलास्टिसिटी ख़त्म हो चुकी होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ नहीं है, तो उसके रिजल्ट में जब सेरिब्रल एनोरिदम था वो रैप्चर होना शुरू हो जाता है। रैप्चर होएगा तो वो सब रेकनाइड स्पेस में अगर था तो सब रेकनाइड हेमरेज कहलाता है। ओके, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है? ये एक नेक्स्ट है जिसे बी फास्ट कहा जाता है। बी फास्ट से ये होता है कि वो पेशेंट्स जो कि स्ट्रोक का पेशेंट्स होएगा उसके अंदर जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, बी के अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं करेगा, जो आईज हैं उसकी ब्लड पियन होना शुरू हो जाएंगी, ब्लिंकिंग ऑफ आईज होना शुरू हो जाएगी, और जो उसका फेस है जिस वो अच्छा सेरिब्रल एनोरिथम मैं आगे बता देता हूँ। और इसके अलावा जो उसका फेस है फ्लैसिड होना शुरू हो जाएगा, ए से उसके जो आर्म्स हैं वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, स्पीच का प्रॉब्लम आ जाएगा, बोल नहीं सकता। तो इट्स ए टाइम टू कॉल इमरजेंसी हेल्पलाइन। सेरिब्रल एनोरिदम में मैंने ये बताया है कि जो सेरिब्रल आर्टरीज है ना उनकी परमानेंटली डायलिटेशन हो चुकी होती है, परमानेंटली डायलेट हो चुकी होती हैं। तो उसके पीछे डायलिटेशन की कॉज क्या है कि कंसिस्टेंटली जो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का होना। जब कंसिस्टेंटली 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का ब्लड रहेगा या प्रेशर रहेगा तो वो क्या करता है कि ये जो इनर लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा, इंटीमा इनर लेयर होती है और मीडिया मिडल लेयर होती है, तो ये उसको रैप्चर कर देती हैं। जैसे वो रैप्चर हो जाएंगी तो इनके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो चुकी होती है। जैसे इलास्टिसिटी ख़त्म होएगी तो अगर मोर ब्लड आता है या मोर प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो एनोरिथमिक सेरिब्रल आर्टरीज हैं वो रैप्चर हो जाती हैं। जैसे वो रैप्चर होंगी तो उसको सब रेकनाइड हेमरेज कहा जाता है। ओके, अब ये डिफरेंट साइन और सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रोक बाय इन्वॉल्व सेरिब्रल आर्टरीज। अगर सेरिब्रल आर्टरीज कौन कौन सी अगर ब्लॉक हुई हैं या उनके अंदर प्रॉब्लम आया है तो कहाँ कहाँ पे इशू हो सकते हैं। तो अगर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है तो इन्फॉक्शन ऑफ मिडल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रंटल लोब्स और इफ लीजन इज डिस्टल टू कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये एक स्लाइड है जो कि आप लोग देख लीजिएगा इसके अंदर, और साइन और सिम्टम्स हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप लोग। तो ये अगर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी अगर ब्लॉक हुई है तो उसकी वजह से कौन कौन से क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकती हैं और ब्रेन का कौन सा एरिया इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह मिडल आर्टरी के बारे में भी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बारे में है, बेसलर आर्टरी के बारे में भी है। तो जहाँ पे ये ब्लॉकेज होएगी तो उसके साथ ही जो साइन और सिम्टम्स हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अफेक्ट मेनी बॉडी फंक्शंस लाइक मोटर एक्टिविटी उसकी ठीक नहीं होगी, एलिमिनेशन पैटर्न उसका अल्टर्ड होना शुरू हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस अल्टर्ड होना शुरू हो जाएंगे, स्पेचुअल परसेप्शन अल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी, पर्सनैलिटी अल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी, सेंसेशन प्रॉपर नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा, मोबिलिटी रेस्पिरेटरी फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, स्वेलिंग और स्पीच के अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। ओके श्योर बेटा, मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा। इसके अलावा गैव रिफ्लेक्स उसकी प्रॉपर एक्टिवेट नहीं होगी और सेल्फ केयर एबिलिटीज़ को मेंटेन नहीं कर सकेगा। इसी तरह पेशेंट्स में एक्सपीरियंस एफेजिया व्हेन स्ट्रोक डैमेज द डोमिनेंट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, लॉस ऑफ सेंसेशन होना शुरू हो जाएगी,
एफेजिया टोटल लॉस ऑफ कंप्रीहेंशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेगा। और डिस्फेजिया होएगा और डिफ़िकल्टी विद कंप्रीहेंशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज और डिसआर्थिया। ये 3 ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ओके बेटा, चैप्टर जो है ये फोर्थ के अंदर है, आई थिंक डिसऑर्डर्स ऑफ न्यूरल फंक्शंस हैं, यूनिट 5 है, उसके अंदर से ये स्लाइड्स ली गई हैं। और फोर्थ जो कि मेरे पास आई थिंक कौन सा एडिशन है, 9th है, उसके अंदर से लिया गया है। डिसऑर्डर्स ऑफ न्यूरल फंक्शंस हैं, यूनिट 5 के अंदर है ये। हाँ ओके, तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें एफेजिया है, डिस्फेजिया है और डिसऑर्थिया है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा जा सकता है कि ये कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। अगर डिसऑर्थिया की बात करें तो डिस्टर्बेंस इन द मस्कुलर कंट्रोल ऑफ स्पीच के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, और इम्पेयरमेंट इन द प्रोनाउंसिएशन और आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में डिसऑर्थिया बेटा मस्कुलर जो टून होती है ऑफ स्पीच की वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होती, तो बंदा जो प्रॉपर स्पीच कर रहा होता है उसकी स्पीच नहीं होती। इसके अलावा जो उसने कोई वर्ड प्रोनाउंसिएट करना होता है वो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही होती, तो उसको कहा जाता है डिसऑर्थिया। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो मेमोरी और जजमेंट में भी इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है। लेफ्ट ब्रेन स्ट्रोक मोर लाइकली टू रिसर्च इन द मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, और रिलेटेड टू लैंग्वेज इश्यूज होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम्स विद एलिमिनेशंस यूजुअली अकर्स और टेम्परेरी बेस्ड होती हैं, और प्रोग्रेशन फॉर नॉर्मल ब्लैडर फंक्शन इज एक्सीलेंट व्हेन ओनली वन हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज इफेक्टेड। अगर वन ब्रेन हेमिस्फीयर इफेक्ट है तो उसमें जो ब्लैडर कंट्रोल है वो नॉर्मल रहता है। अगर बोथ हेमिस्फीयर इफेक्टेड हैं तो जो ब्लैडर कंट्रोल है वो नॉर्मल नहीं रहता। ये राइट साइड अगर ब्रेन की इफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएगी, और अगर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इफेक्टेड है तो राइट साइड ऑफ द बॉडी इम्पेयर होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो अपोजिट्स चल रही होती है डिपेंडिंग ऑन दी कि राइट हेमिस्फीयर कौन सा इफेक्ट हुआ है। इसी तरह अगर इनमें देखा जाए तो स्पेशल परसेप्शन प्रॉब्लम्स में भी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज के अंदर होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो स्पेशल परसेप्शन प्रॉब्लम्स हैं इनमें पहला जो प्रॉब्लम होता है इनकरेक्ट परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड इलनेस, मे डिनाई इलनेस और बॉडी पार्ट्स। तो अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको प्रॉपरली परसीव ही नहीं कर सकता, वो कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर उसे स्ट्रोक हो जाता है सपोज, तो जो उसकी परसेप्शन होती है वो इनकरेक्ट होना शुरू हो जाती है, वो कहता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे स्ट्रोक हुआ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कंडीशन में ये होता है कि नोरियस परसेप्शंस ऑफ द सेल्फ इन द स्पेस ओके निगलेक्ट करना शुरू कर देता है ऑल द इनपुट्स फ्रॉम द अफेक्टेड साइड, और डिस्टेंस जजमेंट होना शुरू हो जाती है। तीसरी कंडीशन में इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड द ऑब्जेक्ट बाय द साइट, अगर उसको कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, और टच करवाया जाता है या उसको सुनाई जाती हैं चीज़ें तो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकता। तो ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि अगर कंडीशन उसकी वर्स होती जाएगी तो ये प्रॉब्लम्स ही उसके साथ वर्स होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जो फोर्थ स्टेज होती है उसमें इनएबिलिटी टू कैरी आउट लर्न सिक्वेंशियल मूवमेंट और कमांड्स, अगर उसको कुछ कहा जाता है कि आप कोई चीज़ उठा दें, कोई बर्तन उठा दें या खाने के लिए कोई चीज़ ले लें, तो वो ये काम कर ही नहीं सकता, उठा ही चीज़ें नहीं सकता। तो लर्न बिहेवियर को भी वो लर्न बिहेवियर के लिए भी अनेबल होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सर्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ सबरेक्नाइड हेमरेज एंड इंटरक्रेनियल एनोरिथम इज मेड बाय क्रेनियल प्रेजेंटेशन, जिसमें नॉन कंट्रास्ट सीटी करवाया जाता है, एलपी करवाया जाता है अगर सीटी नॉर्मल होता है तो, और सस्पिशियस ऑफ सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए एंजियोग्राफी करवाई दी जाती है। टू आइडेंटिफाई द एनोरिथम एट द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, तो ये सर्टेन्स एम आर आई करवा सकते हैं। इसके अलावा एम आर आई करवा सकते हैं, सीटी करवा सकते हैं। ये सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिससे आप इजीली उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर सब रेकनाइड हेमरेज है, सब रेकनाइड हेमरेज SAH जो है ये सब रेकनाइड हेमरेज अगर सस्पेंशन है तो देन आप एंजियोग्राफी के लिए जा सकते हैं।
इसके अलावा कन्वेंशनल कैथीटर्स एंजियोग्राफी करवा सकते हैं एज ए डेफिनेटली डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिटेक्टिंग फॉर एनोरिदम, अगर एनोरिदम है। बायोप्सी बेटा किस चीज़ की, और जो MRA है ये नॉन इन्वेसिव और लॉ डज नॉट रिक्वायर इंट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट बट इज़ लेस सेंसिटिव। और हेलिकल CTA करवाया जा सकता है। सब एरेक्नॉइड हेमरेज SAH does not require intravenous contrast when the use of MRI may be contraindicated। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो मेडिकली इसको कैसे मैनेज किया जा रहा होता है। पहली जो कंडीशन है एजुकेट करें उस पेशेंट्स को, एजुकेशन रिगार्डिंग देयर मोडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स, हाइपरटेंशन हैं, अच्छा ब्रेन बायोप्सी। बेटा अगर ब्रेन बायोप्सी में कोई डिसऑर्डर्स है लाइक उसके बाद उसको मेनिंजाइटिस डायग्नोज हो गया है या इंसेफ्लाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो गई है तो देन गो फॉर बायोप्सी। इन कंडीशंस में अगर वहाँ पे कोई पस फॉर्मेशन हो गई है या हेमरेज की कंडीशंस हो गई है तो देन यू कैन गो फॉर बायोप्सी, अदरवाइज नो नीड टू गो फॉर बायोप्सी। पहली जो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर पहली जो कंडीशन है उस पेशेंट्स को एजुकेट करना होता है रिगार्डिंग देयर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैक्टर्स। उसके बाद आपने क्लोज मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद नॉन रिस्क फैक्टर्स, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट्स है तो उसको बताना होता है कि भाई अपने डायबिटीज़ को मैनेज करें इसीलिए। हाइपरलिपिडीमिया का पेशेंट्स है तो उसको कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करवाएं। सर्टेन मेडिकेशन अगर ले रहा है तो उसको जो ट्रीटमेंट रिजिमेन है उसकी तरफ इनकरेज करें ताकि वो टाइमली मेडिसिन लेते रहे। इसके अलावा अगर एंटीप्लेटलेट्स ले रहा है जिस तरह एस्पिरिन्स हैं, अगर हिस्ट्री ऑफ ट्रांसिएक इस्कीमिक स्ट्रोक है तो उस पेशेंट्स को आपने एस्पिरिन प्रिस्क्राइब करनी है। अगर पेशेंट्स हेमरेजिक स्ट्रोक के साथ आ रहा है, ऑलरेडी उसका जो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ी हुई है या कोएगुलोपैथी का प्रॉब्लम है तो उसमें जो हेपरिन है दैट इज़ कंट्राइंडिकेटेड, या जो डिस्प्रिन है दैट इज़ कंट्राइंडिकेटेड। सर्जरी करवा सकते हैं जिसमें मेनली क्रेनियाटमी है। अगर हेमरेज स्पेसिफिक एरिया के अंदर हो चुका है तो उसको क्रेनियाटमी के थ्रू डिज़ाल्व किया जा सकता है। ये यूनिलेटर भी हो सकती है, बाईलेटर भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हेमिस्फीयर के कौन सा हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है। इसके अलावा इंट्रावेस्कुलर टेक्निक्स होती हैं जिसमें इंट्राएओर्टिक वेजोडाइलेशन होती हैं या मैकेनिकल डायलिटेशन ऑफ वेसल्स होती हैं विद द बैलून एंजियोग्राफी एंड एज वेल एज एंजियोप्लास्टी। और ये नेफिडिपिन एक मेडिसन है जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है और सेलेक्टिवली एक्ट्स ऑन दी सेरिकुलर ब्लड वेसल्स और ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज बेसिकली कर रही होती है। दैट वाज अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद कोलैबोरेटिव केयर प्रिवेंशन होती हैं जिसमें आपने स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को मज़ीद प्रिवेंट करना होता है, या अगर प्री स्ट्रोक आपको पता चल गया या TIA उस पेशेंट्स को हो गया है तो उसके लिए आपने कोलैबोरेटिव केयर प्रिवेंशन प्रोग्राम देना होता है जिसमें आपने उसको बताना होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको आपने नॉर्मलाइज रखना है, अपना जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको नॉर्मलाइज रखना है। अगर नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर नहीं रखेगा तो अगेन रीनल फेलियर के चांसेस होते हैं, CVA के चांसेस होते हैं, एज वेल एज हार्ट अटैक के चांसेस हो रहे होते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल रखना है, हेल्दी डाइट्स लेनी है या हेल्दी फूड लेनी है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, अपनी जो स्लीप पैटर्न है उसको मॉनिटर करना है। इसके अलावा अगर उसकी डायबिटीज़ है तो उसको मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा ड्रिंक इन मॉडिफिकेशन, अगर अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग टेपर ऑफ करना चाहिए। स्मोकिंग को क्विट करवाना चाहिए। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का एलिमेंट रिड्यूस करना चाहिए और एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना चाहिए। ये वो कोलैबोरेटिव प्रिवेंशन हैं जो कि पेशेंट्स हाइपरटेंशन, एक पेशेंट जो कि रिस्क पे है CVA के तो उसका जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। एंड दैट आर द रेफरेंसेस। होप सो आज का लेक्चर्स आपको समझ तो बहुत सारा आ गया होगा, है ना। और बाकी आपके पास अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, और वरना इसका एक रिव्यू ले लेते हैं शॉर्ट सा कि आप हमने डिस्कस क्या किया है। वेल सोचें ज़रा कि आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिकली स्ट्रोक क्या था, स्ट्रोक में हमने ये डिस्कस किया था कि जब ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स ब्रेन कंप्रोमाइज़ हो जाती है किसी ब्लॉकेज की वजह से या कोई ब्लड जो सेरिब्रल ब्लड वेसल है उसके रैप्चर होने की वजह से, तो वहाँ पे इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है और वो इस्कीमिया लीड कर रहा होता है फोकल न्यूरॉनल डेफिसिट को। तो उसको हमने कहा था कि ये क्या है, स्ट्रोक है। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था।
टाइप्स में हमने इस्कीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में डिस्कस किया था। ओके, फोकल लॉस बेटा ये होता है कि स्पेसिफिक एरिया के अंदर ना अगर न्यूरॉनल डैमेज हो गया है तो उसको फोकल लॉस कहा जाता है। किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर न्यूरॉन डैमेज हो गए हैं ड्यू टू इस्कीमिया, ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई, ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, ड्यू टू हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, तो वो जो स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये स्पेसिफिक एरिया के जो ब्रेन टिश्यू डैमेज हुआ है उसको फोकल लॉस या फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कहा जाता है। वेल इसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रोक हमने डिस्कस की थी, जिसमें इस्कीमिक स्ट्रोक था। अब इस्कीमिया दो तरह से था, एक थ्रोम्बाई की वजह से, दूसरा एम्बोलाई की वजह से था। दूसरी कंडीशन हमने हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में डिस्कस किया था। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर स्पॉन्टेनियस इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के बारे में हमने डिस्कस किया और स्पॉन्टेनियस सबरेक्नाइड हेमरेज के बारे में डिस्कस किया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस लेक्चर को भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। मैं अभी स्लाइड्स ग्रुप तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैं किसी को शेयर कर देता हूँ, तो आप काइंडली उस ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। और यू कैन क्रिएट ए ग्रुप ऑफ पोस्ट और एन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। होप सो आप लोगों का ग्रुप है, आई डोंट थिंक सो कि है, तो उसमें मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस ग्रुप को देख लीजिएगा, अगर क्वेरीज कोई भी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप एज वेल। तो नेक्स्ट जो क्लास होएगी उसमें हम भी इस के बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेंगे, और रिव्यू के बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं वो पेशेंट्स विद लीवर सिरोसिस है, क्योंकि पेशेंट्स है उसको लीवर सिरोसिस हुआ है, तो उसको कैसे डील किया जा सकता है। ओके, स्लिम्स पे बेटा ऑलरेडी ये है, विजिबल कर दिया है मैंने, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सी यू। बाकी माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। और उन लोगों के लिए तमन्नाएं हैं, नेक दुआएं हैं जो कि आइसोलेशन रूम में हैं। ठीक है, आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि उनकी जल्दी रिकवरी हो और वो भी इस लेक्चर का हिस्सा बने। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।